बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेलन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान सफ़दर अली हूँ। नाज़रीन ग्रामी, हम तंजीम ताउन इस्लामी के बारे में जानते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में भी बहुत देर से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम ये बात गालिबन भूल चुके हैं कि 22 फरवरी 1974 को ये जो इजलास हुआ था, इस इजलास में शिरकत करने वाले जितने भी सरबराहान थे उनको एक एक करके कत्ल कर दिया गया। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी तनाजुर में बात करने जा रहे हैं और आज के इस प्रोग्राम में हम डिटेल्ड बात करेंगे कि किस किस सरबराह को किस किस तरह कत्ल या शहीद किया गया। 22 फरवरी 1974 को लाहौर शहर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या तंजीम ताउन इस्लामी का सरबराही इजलास हुआ, जो कि कुर्रा अर्ज पर मुस्लिम ममालिक की सबसे बड़ी तंजीम थी। ये जुल्फकार अली भुट्टो के उरूज का दौर था। लाहौर उनका तला था जहां से तमाम नशिस्तें ये गुज़श्ता इंतखाबात में जीत कर क्लीन स्वीप कर चुके थे। भुट्टो साहब खुद को न सिर्फ पाकिस्तान और आलम इस्लाम बल्कि तीसरी दुनिया के एक रहनुमा के तौर पर देखते थे। स्टैनले वोल्पर्ट अपनी किताब जुल्फी भुट्टो पाकिस्तान में लिखते हैं कि उनका इरादा था कि 1977 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में तीसरी दुनिया की कॉन्फ्रेंस करवाई जाए। यूं वो पाकिस्तान को भारत के गैर वाबस्ता ममालिक की या नॉन अलाइंड मूवमेंट में कलीदी किरदार के मुकाबले पर भी लाना चाहते थे। शहर में जश्न का समा था कि जब आलमी सियासत के बड़े नाम यहां इकट्ठे हो रहे थे, मगर ये लीडरान नहीं जानते थे कि इनका मुस्तकबिल किस कदर खौफनाक होने जा रहा था। अगले चंद सालों में दुनिया भर में टीवी स्क्रीन और अखबारी सुर्खियां इनके बहिमाना कत्ल की खबरों से भरी जाने वाली थी, क्योंकि आलमी इस्तेमार जिसे 1974 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस ने अपने तराने हम मुस्तफवी हैं में इस्तेमार है बातिल अर्जल कहकर ललकारा था, इन सरबराहों को निशान इबरत बनाने पर तुला था। शुरुआत सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल से हुई। सऊदी अरब ओआईसी का बानी भी था और शाह फैसल बहुत तेजी से अपने मुल्क में न सिर्फ समाजी जिद्दत ला रहे थे, बल्कि उन्होंने 1973 की अरब इसराइल जंग के दौरान तेल की पैदावार रोककर मगरबी दुनिया को यह पैगाम भी दे दिया था कि आले सऊद हिजाज में भले अंग्रेज की मरहून मन्नत इक्तदार में आई, लेकिन शाह फैसल आजादाना फैसले लेने के बिल्कुल अहल थे। लिहाजा 25 मार्च 1975 को इस इजलास को गुजरे जब मुश्किल एक साल ही हुआ था, शाह फैसल कुवैत से आए एक वफ्द से मुलाकात कर रहे थे, जिसमें उनके सौतेले भाई मसाद बिन अब्दुल अजीज के बेटे फैसल बिन मसाद भी शामिल था। मसाद बिन अब्दुल अजीज का एक और बेटा शहजादा खालिद बिन मसाद चंद बरस कबल शाह फैसल के खिलाफ एक एहतजाज का हिस्सा था कि जहां पुलिस की गोली लगने से ये जान से हाथ धो बैठा था। फैसल बिन मसाद उस वक्त अमेरिका में मुकीम था, लेकिन उस रोज ये कुवैती वफ्द के हमरा शाह फैसल के महल में पहुंचा। शाह फैसल ने अपने भाई को पहचान लिया और अपना माथा उसके आगे किया ताकि ये उसको चूम सके, लेकिन उसने यकायक अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर गोली चला दी। एक गोली शाह फैसल की ठोड़ी पर लगी, जबकि दूसरी उनके कान के आर पार हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ये जानबर ना हो सके। फैसल बिन मसाद ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और उसका सर 18 जून 1975 को कलम कर दिया गया। शाह फैसल के इस वहीमाना कत्ल के महज 5 माह बाद बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान का भी कत्ल कर दिया गया। यह कत्ल उनकी फौज की जानिब से किया गया, जिसने साथ ही इख्तिदार पर कब्जा भी कर लिया। शेख मुजीब ने 1974 ही में बांग्लादेश की इस तंजीम में शमूलियत की दरख्वास्त दी थी और ये इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लाहौर भी आए थे। उनके इस दौरे से न सिर्फ दोनों ममालिक में कदूरतें कम हुई, बल्कि ओआईसी में बांग्लादेश की शमूलियत का ऐलान भी यही हुआ। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में मार्शल लॉ लगा, तो कुछ फौजी जवानों ने सदारती हाउस में घुसकर शेख मुजीब और उनके पूरे खानदान को मौत के घाट पर उतार दिया। मौजूदा वजीर आजम शेख हसीना वाजिद और उनकी बहन शेख रिहाना खानदान की 2 ही अफराद थीं जो जिंदा बच सकीं, क्योंकि ये उस वक्त जर्मनी में थी। ये साजिश फौजी अफसरान और अवामी लीग में शेख मुजीब के कुछ साथियों ने मिलकर रचाई थी। बहुत सी अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि यह कत्ल CIA ने, अमेरिका ने करवाया है। जनरल ज़ियाउर रहमान जिसने ये मार्शल लॉ लगाया, उसी ने बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान भी किया था और बाद अज़ां शेख मुजीब को कत्ल करके मुल्की इक़्तिदार पर उसने कब्जा भी कर लिया था। इस कॉन्फ्रेंस को यकीनी बनाने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल था। इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपने सिफारती काबिलियत के ऐसे जौहर दिखाए कि पहली बार इस्लामी दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के सरबराह एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए। ये भुट्टो साहब की हुकूमत का अजीम कारनामा था कि उसने पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया भर की नजरों का मरकज बना दिया था। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने पाकिस्तान की आलमी तन्हाई को भी खत्म किया। इस कॉन्फ्रेंस के बाद वो चाहते थे कि पाकिस्तान पूरी तीसरी दुनिया का रहनुमा मुल्क बनकर उभरे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1970 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीखी कामयाबी हासिल की, लेकिन उनके मुख्तलिफ
जो मुखालिफ थे 9 जमातों के इत्तेहाद ने दावा किया कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा थे और 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। ज़िया हुकूमत ने भुट्टो पर मोहम्मद अली कसूरी के कत्ल का मुकदमा चलाया और अदालत उज़्मा ने उन्हें हैरत अंगेज तौर पर 3-4 के फैसले में सजाए मौत सुना दी। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। सजाए मौत देने वाले 4 जजेस में से एक जस्टिस नसीम हसन शाह ने कई बरस बाद यह इतराफ़ किया कि इस सजाए मौत को कम किया जा सकता था। यहां पर भी इसी बात के शवाहिद मिलते हैं कि यह मामला कहीं और जा मिलता है। मिस्र के सदर अनवर सादात भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे और उनको भी बाद अज़ां इस्लामिक जिहाद से ताल्लुक रखने वाले खालिद इस्लामबोली ने कत्ल किया। गो कि जामिया इस्लामिया के तलत कासिम का यह दावा है कि यह कत्ल इस्लामिक जिहाद ने नहीं बल्कि उनकी अपनी तंजीम ने किया था। खालिद इस्लामबोली ने अनवर सादात को उस वक्त कत्ल किया जब वो एनुअल डे पर फौज की परेड का मुशाहिदा कर रहे थे। इस्लामबोली खुद भी मिस्री फौज का एक लेफ्टिनेंट था। अनवर सादात के कत्ल का फतवा एक नाबीना मौलवी उमर अब्दुर्रहमान ने दिया था, जो कि जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अमेरिका में गुजारकर 18 फरवरी 2017 को शिमाली कैरोलिना में फौत हुआ। इसके बाद जिक्र होता है यासिर अरफात का। यासिर अरफात पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह थे। 1974 में लाहौर में हुई कॉन्फ्रेंस में ये भी शरीक थे। इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की मज़ाहमत में अहम तरीन किरदार के हामिल यासिर अरफात को 2004 में मुबैना तौर पर इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से जहर दिया गया। मोहम्मद कज़ाफ़ी इस कॉन्फ्रेंस के शुरका में से कत्ल होने वाले आखिरी मुस्लिम दुनिया के रहनुमा थे। 20 अक्टूबर 2011 को लीबिया के सदर कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी, जिन्होंने सितंबर 1969 में एक कूप के जरिए इक़्तिदार पर कब्जा किया था, बागियों को एक ड्रेनेज के पाइप में छुपे मिले थे, जहां ये नीटो की बमबारी से बचने के लिए पनाह लिए हुए थे। लीबिया की खाना जंगी, जिसमें मोहम्मद कज़ाफ़ी की मुखालिफिन को अमेरिका और नीटो की पुष्ट पनाही हासिल थी, उसके शुरू होने के बाद दरुल हुकूमत त्रिपोली पर कब्जा हो चुका था और मोहम्मद कज़ाफ़ी इसके बाद सरत में पनाह गुज़ीन थे। उस दिन भी वो वादी जर्फ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे जब नीटो ने उनके काफिले पर बमबारी की। इससे बचने के लिए वो पाइप में छुपे थे और इस बमबारी के दौरान उनके सर पर चोटें भी आ चुकी थीं। तकरीबन मुर्दा हालत में बागियों को मिलने के बाद कज़ाफ़ी को हुजूम ने कत्ल कर दिया और उनकी लाश को सरहद की सड़कों पर भी घसीटा गया। लीबिया उनके कत्ल के बाद से खाना जंगी से भी बामर मुहाल ही छुटकारा पाने के काबिल हुआ है और आज भी गैर मुस्तहकम है। मुल्क के बेशतर इलाकों पर फौज काबिज है और बाकी पर मजहबी शिद्दत पसंद तंजीमें हैं। अब इन तमाम तर बातों, इन तमाम तर वाक़यात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC कितनी कुर्बानियों को साथ साथ लेकर चल रही है। पाकिस्तान के लिए ये एक तारीख साज लम्हा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के वज़राए खारजा का 48वां इजलास एक बड़ी सफारती कामयाबी है, तारीख साज लम्हा है और इससे भी बड़ी पता यह है कि पाकिस्तान को 1 साल के लिए OIC का चेयरमैन भी बना दिया गया है। और यह हक भी था, क्योंकि जहां जहां मुसलमानों पर मजालिम ढाए गए, सबसे पहले पाकिस्तान ने मजम्मत की, पाकिस्तान ने सदा लगाई और पाकिस्तान ने अपीलें की, इजलास बुलाए, न अपने हालात देखे न ही अपना मुल्क देखा, बस बड़ी बड़ी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर मुसलमानों पर मजालिम को बंद करने का दो टोक मुतालबा किया। और सबसे अहम बात यह है, जैसा कि आप जानते हैं, कि कब्रिस्तान अपनी खामोशी की वजह से मारूफ है, इसीलिए इसे शहर खामोशा भी कहा जाता है। अगर इस शहर खामोशा में अचानक से कोई आवाज़ आए तो मौजज़ा ही लगता है। ऐसी ही कुछ सूरत हाल OIC के 48वें वज़राए खारजा इजलास में हुई है। इस शहर खामोशा में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक जानदार खिताब किया। शेर की तरह धाड़े, उसकी गूंज से इंतहा पसंदों के पसीने छूटे। मोदी और इसराइली वज़ीर आज़म के महल की दीवारें कांपने लगी और जो मजालिम पर खामोश बैठते थे उनके ज़मीर को जगाया गया। इस खिताब की खुसूसियत यह भी थी कि ये किसी का तहरीर करदा नहीं था, बल्कि इमरान खान हस्बे रिवायत फिल बदी बोल रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो, OIC का इजलास हो, कोई हुकूमती तकरीब हो, यह अवामी जलसा, इमरान खान फिल बदी ही बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं। शायद यही वजह है कि उनकी बात में जान होती है और सामे को भी गौर से सुनना पड़ता है। सामे मजबूर हो जाते हैं। OIC में खान साहब की तकरीर सुनकर महसूस नहीं हो रहा था कि इनके बारे अदम एतमाद की एक दरखास्त असेंबली में पेश की जा चुकी है और नंबर गेम में भी मुश्किलात का सामना है। यूं महसूस हो रहा था जैसे खान साहब बिल्कुल मुतमईन हैं और इसी खिताब की अरसा दराज से उम्मत मुसलमा को ख्वाहिश थी, जरूरत थी, तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं।
پاکستان کی زیر صدارت اوائسی کی وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں 48 رکن ممالک کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ وزیر خارجہ شمع محمود قریشی نے اجلاس کی صدارت کی۔ اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے 47 اجلاس منعقد ہو چکے ہیں اور پاکستان اس سے پہلے 1970، 1980، 1993 اور 2007 میں 4 بار اوائسی اجلاسوں کی میزبانی کر چکا ہے۔ اس بار ابتدائی سیشن سے وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا۔ عمران خان نے اپنے خطاب کو کئی حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں انہوں نے تاریخ اسلام، اسلامی تعلیمات، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدوجہد کو اپنا موضوع بحث بنایا۔ انہوں نے سامعین کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد کہا کہ میں آپ سب کو اسلاموفوبیا کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قرارداد کے پاس کیے جانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے یہ قرارداد پاکستان نے ہی پیش کی تھی، جسے اقوام عالم نے قبول کیا تھا۔ پاکستان نے ہر فورم پر مسلمانوں پر مظالم کے خلاف صدا بلند کی ہے اور کرتا رہے گا۔ خیر آئیے پہلے آپ کو خطاب میں کہی گئی کچھ اہم باتیں سناتے ہیں، پھر اس کا لفظ بلفظ ترجمہ، کچھ حصہ اور تبصرہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ After 9/11, this Islamophobia kept growing. And the reason was, I'm sorry to say, that we, the Muslim countries, did not do anything to check this wrong narrative. How can any religion have anything to do with terrorism? How was Islam equated with terrorism? And once that happens, how is the man in the street in Western countries, how is he supposed to differentiate between a moderate Muslim and a radical Muslim? How can he differentiate? Hence this man walks into a mosque and shoots everyone he could. Unfortunately, what should have been done and wasn't, the heads of Muslim countries should have taken a stand on this. But instead, a lot of heads of state kept saying things like, well, we are moderate. The moment you say you're a moderate Muslim, you automatically say that there is some extreme form of Islam. Our head of state at the time, after 9/11, he coined a phrase called enlightened moderation. I understand English better than most. I still don't know what it means. Enlightened moderation was a term to appease those who were relating terrorism to Islam. And unfortunately, as a result, there was this perception that there are different types of Islam. There's some radical Islam, there's some moderate, there's some liberal Islam. There is only one Islam, Islam of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other Islam. وزیر اعظم عمران خان کا خطاب آپ نے سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن قرار دینا خوش آئند ہے۔ اس دن ایک انتہا پسند نے نیوزی لینڈ میں مسجد پر حملہ کر کے 50 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا میں اضافہ ہوا۔ اسلام کا کسی طور بھی دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اوائسی اجلاس میں ایک بار پھر اس بڑی فتح کا ذکر کیا گیا تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ مذہب کے نام پر ہندو انتہا پسند ہو یا نیوزی لینڈ کے دہشت گرد سمیت دیگر اسلام دشمن عناصر سب کو بے نقاب کیا جائے گا اور ایک سیٹ اپ کال دی جائے گی کہ امت مسلمہ متحد ہے اور اسلاموفوبیا کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ریاست مدینہ کے اصولوں پر چلنے والا ملک ہی خوشحال ہوگا۔ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کے جھوٹے دعوے کے باوجود غیر مسلم اسلام کی جانب راغب ہوئے۔ خان صاحب نے بالکل درست کہا۔ اس کی متعدد مثالیں ہیں، جیسا کہ کینیڈا کی معروف سیاح روزی گیبریل نے دین اسلام قبول کیا۔ روزی نے موٹر سائیکل پر دنیا کا سفر کیا اور اس دوران اس کو پاکستان کی ثقافت، پاکستان کی خوبصورتی، مہمان نوازی اور احترام بھا گیا۔ یعنی وہ مسلمانوں سے کافی متاثر ہوئی اور کلمہ حق پڑھ کر دین حق میں داخل ہو گئی۔ ایسی اور بہت ساری مثالیں ہیں، کیونکہ اسلام امن پسند اور خوبصورت دین ہے۔ یہ دین حق ہے اور یہی نجات کا ساز و سامان ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ فلسطین اور کشمیر میں ہونے والے مظالم کو اجاگر کیا جائے۔ کشمیریوں کو 7 دہائیوں کے طویل عرصے سے حق خود ارادیت نہیں دیا جا رہا۔ ان کے بنیادی حقوق چھین لیے گئے، غاصبانہ قبضے کیے گئے۔ اس کے باوجود اسلامی دنیا خاموش ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ مسلسل ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، مگر کوئی نتیجہ خیز اقدام نہیں اٹھایا جا رہا۔ جب تک مسلم دنیا ایک مشترکہ موقف نہیں اپنائے گی، دنیا میں ہمیں کوئی اہمیت نہیں ملے گی۔
यानी वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर मुस्लिम दुनिया को मुखातिब करके कहा कि मुत्तहिद होकर कश्मीर और फलस्तीन में मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ आवाज उठाई जाए, इन जालिमों का बायकॉट किया जाए और इनको दो टोक कहा जाए कि कश्मीर और फलस्तीन पर मजालिम को रोका जाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और ये सब तभी होगा जब हम मुत्तहिद होंगे, यानी हर फोरम पर हमारा मुत्तहिद रहना बहुत जरूरी है। इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल ओआईसी हुसैन इब्राहिम ताहा, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान सऊद समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ मेंबरान सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि कश्मीर, फ़लस्तीन, यमन समेत दीगर ममालिक में मुसलमानों पर मज़ालिम को रोका जाए और मुत्तहिद होकर इस्लाम दुश्मन अनासर के खिलाफ सदा बुलंद की जाए। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी ने यौम पाकिस्तान परेड में भी शिरकत की और उन्होंने हमारी अफ़वाज की बहादुरी और वतन से मोहब्बत का जज्बा बखूबी देखा। हमारी पाक अफ़वाज दुनिया की बेहतरीन, ज़बरदस्त और ताकतवर अफ़वाज हैं। उन माओं को सलाम जिन्होंने बचपन से ही अपने बच्चों को वतन की असमत पर कुर्बान होना सिखाया है। ओआईसी ने पाकिस्तान की ताकतवर अफ़वाज और हमारा मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाना और जुल्म के खिलाफ डट जाना और इस जुल्म के आगे सीसा पिलाई दीवार बन जाना बखूबी सुना, देखा और समझा है। दूसरी जानिब एक खबर मीडिया में ज़ेर गर्दिश है और वो खबर सुनकर हमें तो अफसोस है और ओआईसी के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि मकबूजा कश्मीर, जिसमें दहशतगर्द भारतीय अफवाज और घटिया मोदी सरकार काबिज है, वहां इस वक्त सरमायाकारी के लिए कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। और दुख की बात यह है कि मकबूजा कश्मीर में सरमायाकारी के लिए कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और हांगकांग के वफ्द ने शिरकत की है। मंगल को शुरू होने वाली कॉन्फ्रेंस 4 रोज तक जारी रहेगी। कश्मीर में जारी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की कंपनियों के 30 से ज्यादा नुमाइंदे फिलवक्त कश्मीर में हैं, जहां वो मुख्तलिफ इलाकों में सरमायाकारी के इम्कानात का जायजा ले रहे हैं। सनत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रंजन प्रकाश ठाकुर के मुताबिक दुनिया भर की और बड़ी कंपनियां भी गुलमर्ग, सोनामर्ग और पहलगाम में होटल्स की तामीर में सरमायाकारी करना चाहती हैं। सरमायाकारियों के लिए जमीन वक्त करने के बारे में उन्होंने वजाहत की है कि हम आम लोगों की जमीन नहीं ले रहे। सरमायाकारों को फिलहाल सरकारी जमीन दी जा रही है, लेकिन अब लैंड लॉज में तब्दीली हुई है, लिहाजा अपनी मर्जी से फैसला कर सकते हैं, यानी अपनी मर्जी से जिसकी चाहे जमीन छीन सकते हैं। दुख इस बात का है कि एक तरफ उम्मत मुसलमान मुत्तहिद है और कश्मीर में मजालिम के खिलाफ यकजा होकर सदा बुलंद की जा रही है, और दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात मकबूजा आबादी में सरमायाकारी कर रहे हैं। क्या इन्हें वहां पर दहशतगर्द भारतीय फौज की जानिब से मासूम मुसलमानों का कत्लेआम नजर नहीं आ रहा? क्या इन्हें फासिस्ट मोदी के हुक्म पर मुस्लिम बहनों की असमत लुटती दिखाई नहीं दे रही? रोंगटे खड़े हो जाते हैं वहां पर मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम को देखकर, मजालिम के बारे में सुनकर, और हैरान हैं कि इनके ज़मीर कैसे मुर्दा हो गए। हर ज़ाहिर चमन से कहती है खाके पाक, गाफिल न रह जहां में गर्दों की चाल से, सींचा गया है खून शहीदा से इसका तुख्म, तू आंसुओं का बुख्ल न कर इस निहाल से। जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए इस बात का ऐलान किया कि साल के आखिर तक कश्मीर में 70,000 करोड़ रुपए की बैरूनी सरमायाकारी का हदफ पूरा किया जाएगा। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से सनतकारों का वफ्द इस वक्त कश्मीर में सरमायाकारी के इम्कानात तलाश कर रहा है, जब पाकिस्तान में मुस्लिम ममालिक की तंजीम ओआईसी का इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की, जबकि चीन के वज़ीर ख़ारजा और मेहमान खुसूसी की हैसियत से वहां पर शरीक थे। दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत ने पहले ही श्रीनगर और दुबई के दरमियान साल बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ता शुरू किया है, जबकि सऊदी अरब और जम्मू कश्मीर के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का भी अनकरीब ऐलान मुतवक्के है। गवर्नर मनोज सिन्हा ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात की दोस्ती नई बुलंदियों को छू रही है, लेकिन ये दोस्ती कमज़रफ़ी की आला मिसाल है। मासूम कश्मीरियों की बात की जाए तो मासूम कश्मीरियों के हक में इस वक्त बोलने वाला पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं है। मुस्लिम ममालिक की तंजीम को इस हवाले से अमली इक़दामात उठाना होंगे। मुस्लिम ममालिक की तंजीम को सोचना होगा कि उनका कोई भी एक्शन किसी भी तरह पर कश्मीरियों के हुकूक पर असर अंदाज होगा। सऊदी अरब को इस हवाले से अहम किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन सऊदी अरब अपनी तिजारत और अपनी सरमायाकारी के मामलात को देख रहा है। इसे गौर व फिक्र करना होगा और इस्लामी ममालिक की इज्जत और इस्लामी ममालिक की साख की बहाली में अपना किरदार अदा करना होगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।